आज की कहानी है भानगढ़ हवेली का भूतिया राज। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है और दिन में भी हवाओं में डर महसूस होता है। कहा जाता है जो यहां गया वो पूरी तरह लौटकर नहीं आया। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां डर दस्तक देकर आता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी की थी, तो बिना एक पल सोचे मैं कहूंगा, भानगढ़ की उस हवेली में सूरज ढलने से पहले कदम रख देना। क्योंकि लोग सिर्फ रात के डर की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां दिन में भी हवा कुछ अलग तरह से चलती है। वहां की खामोशी सामान्य खामोशी नहीं होती, वहां चुप्पी भी आपको घूरती है। और जब मैंने पहली बार उस उजड़ी हुई बस्ती की तरफ देखा था, तभी मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अभी भी वक्त है, लौट जा। लेकिन इंसान की मजबूरी सबसे खतरनाक चीज होती है। मैं कोई शौक या घुमक्कड़ नहीं था, ना ही भूत प्रेत की कहानियों पर हंसने वाला कोई यूट्यूबर। मैं तो बस एक आम इंसान था, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह उलझ चुकी थी। घर में माँ की दवाइयों का खर्च, कंधों पर कर्ज का बोझ, और दिमाग में बस एक ही बात, कहीं से पैसे आ जाएं तो सांस ली जाए। इसी मजबूरी ने मुझे उस रास्ते पर डाल दिया था, जिस रास्ते के बारे में गांव के लोग आज भी सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। भानगढ़ की तरफ जाते हुए रास्ता अचानक बदलने लगता है। मोबाइल का नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आसपास के पेड़ भी अजीब तरह से खामोश हो जाते हैं। न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाहट। और तभी मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे कानों में एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंज रही है, जो हवा की नहीं थी, बल्कि किसी की सांस जैसी लग रही थी। दूर से जब मैंने उस टूटी फूटी हवेली को देखा, तो दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। पत्थरों की दीवारें जैसे किसी जमाने की चीखें समेटे खड़ी थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह मुझे घूर रही थीं। और उसी पल अचानक सारे पक्षी एक साथ उड़ गए, जैसे किसी ने आसमान में कोई अनदेखा पत्थर फेंक दिया हो। मेरा कदम वहीं रुक गया, और पहली बार मैंने अपने अंदर डर को सच में महसूस किया। मैंने तभी पास खड़े एक बूढ़े से आदमी से पूछा था कि क्या यही भानगढ़ है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी, और उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले निकल जाओ, यहां दिन मेहमानों को भी बेचैन कर देता है। इतना कहकर वो आदमी तेजी से वहां से चला गया। जैसे रुक गया तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैं हंसने की कोशिश कर रहा था, खुद को समझा रहा था कि ये सब कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हवेली की सीमा में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा नहीं जैसे मौसम बदल गया हो, बल्कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास फूंक मार दी हो। मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन एहसास बहुत साफ था। मैं अकेला नहीं हूं। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने भागते भागते दीवारों को पकड़ा हो। फर्श पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास लगातार मेरे साथ बना रहा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, और उसकी आखिरी किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आकर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। उन परछाइयों में मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। जैसे कोई स्त्री दूर खड़ी मुझे देख रही हो, लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई, और उसी पल कहीं दूर से चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दी। मैंने खुद से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि भानगढ़ में डर दरवाजे से नहीं आता, वो धीरे धीरे आपकी सांसों में उतरता है। और मुझे तब ये अंदाजा नहीं था कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। और ये तो बस पहला कदम था। भानगढ़ अभी मुझे अंदर तक बुला रहा था। मैंने जब हवेली के उस पहले आंगन को पार किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ रख दिया हो। एक पल के लिए पूरा शरीर सिहर गया, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जब मैंने घूम कर देखा, तो वहां वहीं टूटी हुई दीवारें थीं, वहीं बिखरे पत्थर, और वहीं खामोशी। मगर अब यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब इसमें कुछ दबा हुआ था, कुछ ऐसा जो बाहर निकलने के लिए बेचैन हो। और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगने लगा था कि कहीं यह खामोशी मेरी सांसों को न निगल जाए। सूरज अब आधा ढल चुका था।
उसकी लाल पीली रोशनी हवेली की दीवारों से टकराकर खून जैसी लग रही थी, और जैसे जैसे रोशनी कम होती जा रही थी, वैसे वैसे हवेली के अंदर अंधेरा अस्वाभाविक तरीके से गाढ़ा होता जा रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि बाहर अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन हवेली के अंदर जैसे रात पहले ही उतर चुकी हो। और यही वो पल था जब मेरे मोबाइल ने पहली बार धोखा दिया। नेटवर्क की एक भी लाइन गायब हो चुकी थी। इंटरनेट तो दूर, कॉल भी नहीं लग रही थी, और स्क्रीन पर सिर्फ एक अजीब सा फ्रीज हुआ समय दिख रहा था, जैसे घड़ी भी यहां आकर डर गई हो। मैंने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे फर्श मुझे अपनी ओर खींच रही हो। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। पत्थर नहीं था, लकड़ी भी नहीं। वो आवाज कुछ अलग थी, जैसे किसी ने जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए कोई चीज फेंकी हो। मैंने ऊपर देखा तो छत के टूटे हिस्से से धूल नीचे गिर रही थी, और उसी धूल के बीच मुझे कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखा, धुंधला, विकृत और दर्द से भरा हुआ। मेरी आंखें फटी रह गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने उस वक्त पहली बार मन ही मन दुआ पढ़ी, दिल से नहीं, डर से, क्योंकि वहां आकर इंसान की आस्था भी घबराहट में बदल जाती है। और तभी मेरे कानों में साफ साफ फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, उसमें शब्द थे, बहुत धीमे, बहुत पास, जैसे कोई मेरे कान के ठीक पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो, मत रुक। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर वही खालीपन था, वही सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में मुझे अपने दिल की आवाज सबसे ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हर कमरे का दरवाजा टूटा हुआ, और हर दरवाजे के पास दीवारों पर अजीब से निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें कुरेद दी हों। मैं जब एक कमरे के पास पहुंचा, तो अचानक वहां से चूड़ियों की खनक फिर सुनाई दी। इस बार पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा पास और ज्यादा डरावनी। वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई औरत धीरे धीरे चल रही हो, हर कदम पर कांच की चूड़ियां टकरा रही हों। मैंने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था। लेकिन उसी शीशे में मुझे अपनी परछाई के पीछे किसी और की परछाई दिखी। मेरी सांस अटक गई, पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। और जब मैंने धीरे से सिर घुमाया, तो परछाई गायब थी, लेकिन मेरे कानों में अब भी वो खनक गूंज रही थी। और उसी के साथ एक हल्की सी हंसी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, ऐसी हंसी जो खुशी की नहीं, बल्कि किसी अधूरी चाह की थी। मैं पीछे हटने लगा, कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी अचानक हवेली का वो हिस्सा जहां से मैं आया था, अजीब तरीके से बदलने लगा। रास्ता वही था, लेकिन दीवारें जैसे करीब आ गई हों। हवा और ठंडी हो गई, और रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सूरज पूरी तरह डूब चुका है, और मैं अभी भी भानगढ़ के अंदर था। वही भानगढ़ जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहां इंसान नहीं, सिर्फ परछाइयां रह जाती हैं। उसी पल कहीं दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज, और फिर चीख में बदलती हुई। वो चीख किसी दर्द से नहीं, बल्कि किसी गुस्से से भरी हुई थी, जैसे सदियों से दबा हुआ कोई सांप अब जाग रहा हो। और मैं वहीं खड़ा कांपता रहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि ये जगह सिर्फ डराती नहीं है, ये जगह आपको अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। मुझे नहीं पता था कि अगला कदम मुझे किस तरफ ले जाएगा, बाहर की ओर या और अंदर की तरफ। लेकिन इतना तय था कि भानगढ़ ने अब मुझे देख लिया था, और जब भानगढ़ किसी को देख ले, तो वो आसानी से जाने नहीं देता। और उसी अंधेरे में किसी कोने से फिर वही आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है। ये शब्द मेरे कानों में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मेरे दिमाग में कील की तरह ठोंक दिया हो। मैं चाह कर भी उन्हें झटक नहीं पा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और गला इतना सूख चुका था कि अगर मैं चीखना भी चाहता, तो आवाज बाहर नहीं निकलती। हवेली के उस अंधेरे गलियारे में मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये जगह मुझे धीरे धीरे अपने कानून सिखा रही है। मैंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी पल फर्श के नीचे से लकड़ी के टूटने जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे हवेली मुझे चेतावनी दे रही हो कि हर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि यहां जमीन भी भरोसे के लायक नहीं है। मेरी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था, बहुत पुराना,
धुंधला। लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया, अक्षर अपने आप साफ होने लगे। वो कोई आम लिखावट नहीं थी, बल्कि खून से लिखी हुई लग रही थी। शब्द थे, जो आया वो लौटा नहीं। और उस वाक्य के नीचे कई हाथों के निशान थे, छोटे बड़े, जैसे बच्चों और बड़ों ने आखिरी उम्मीद में दीवार को छुआ हो। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी, क्योंकि उन निशानों में मुझे कोई कहानी छुपी हुई महसूस हो रही थी। एक नहीं, कई जिंदगियां, जो यहां आकर बस गईं, लेकिन बसने के लिए नहीं, बल्कि खो जाने के लिए। और तभी मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, इस बार साफ साफ, जैसे कोई नंगे पांव पत्थरों पर चल रहा हो। बहुत धीरे, बहुत नजदीक। मैंने बिना पीछे देखे अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन आवाज मेरे साथ साथ चलती रही, न आगे बढ़ती न पीछे हटती। हवेली का अगला हिस्सा पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ था। छत से लटकती हुई जली हुई लकड़ियां, कोनों में जमी हुई राख, और जमीन पर फैले अजीब से गोल निशान, जैसे किसी ने यहां बैठकर कुछ किया हो, कुछ ऐसा जो आम इंसान नहीं करता। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े नींबू और सूखी मिर्च पर पड़ी। उनके पास राख और किसी जानवर की हड्डी भी थी। मेरा शरीर अपने आप समझ गया कि मैं जिस जगह खड़ा हूं, वो सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये तंत्र मंत्र की जमीन है। जैसे ही मैंने उस जगह से हटने की कोशिश की, मेरी टांगें अचानक भारी हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था, और उसी पल हवा का दबाव बदल गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी गूंज फैल गई, और फिर वो आवाज आई, भारी, गहरी और अधिकार से भरी हुई। यह मेरी जागीर है। वो आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि दीवारों, छत और जमीन से एक साथ निकल रही थी, जैसे पूरी हवेली बोल रही हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा और उजाला एक साथ नाचने लगे, और उसी गूंज में मुझे एक आकृति दिखी, धुइयां जैसी, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, लाल, गहरी और भूखी। वो मेरे सामने नहीं थी, फिर भी मुझे पता था कि वो मुझे ही देख रही है, और उस नजर में इंसान के लिए कोई जगह नहीं थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, इतनी गहरी शांति कि मेरे कान बजने लगे। और उसी खामोशी में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन जलती हुई दिखी। मैंने तुरंत उसे उठाया, लेकिन समय वहीं का वहीं रुका हुआ था। सेकंड भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। बाहर की तरफ देखा तो अंधेरा था, पूरा का पूरा। न चांद, न तारे, न रात का कोई रंग, सिर्फ एक गाढ़ा काला पर्दा, जैसे दुनिया ने भानगढ़ को अकेला छोड़ दिया हो। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई दूर कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आई, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द था जो सीधा सीने में उतर जाए। वो रोना किसी एक पल का नहीं था, बल्कि सदियों से चलता आ रहा था। और हर आह के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें थोड़ा और सिकुड़ रही हों। मुझे अपने चारों तरफ जगह कम होती हुई महसूस हो रही थी। मैंने खुद को किसी तरह झटका देकर चलने की कोशिश की, और इस बार मेरे पैर मान गए। मैं उस रोने की आवाज से दूर भागना चाहता था, लेकिन हर मोड़ पर वही आवाज, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, जैसे वो मुझे रास्ता नहीं, बल्कि अपनी कहानी दिखा रही हो। और उसी बीच एक टूटे हुए दरवाजे के पास मैंने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक स्त्री खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए, चेहरा आधा छाया में। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में थोड़ी सी ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही न हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से हाथ उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और उसके होंठ हिले। इस बार आवाज साफ थी, यहां से चले जाओ। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसी पल हवेली के दरवाजे जोर से बंद होने लगे, एक एक करके, जैसे किसी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हों। और उस स्त्री की आवाज अब भी गूंज रही थी, चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी गुजारिश की तरह। मुझे समझ आ गया था कि भानगढ़ मुझे सिर्फ डर नहीं दिखा रहा, वो मुझे किसी और के अंजाम की तरफ धकेल रहा है। और अगर मैं अब भी यहां रुका, तो शायद मेरी कहानी भी इन्हीं दीवारों में कैद हो जाएगी। और तभी हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने मेरे दिल को चीर दिया। जो यहां आया, वो यहीं का हो गया। ये सुनते ही मैंने दौड़ लगा दी, बिना ये सोचे कि रास्ता कहाँ है, क्योंकि अब रुकना मौत से भी बदतर लग रहा था। मैं भाग रहा था,
पूरी ताकत से। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना तेज दौड़ता, हवेली उतनी ही लंबी होती जाती। गलियारे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सांसें सीने में अटक रही थीं। दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आना चाहता हो। और हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे है। इतना पास कि अगर मैं रुक जाऊं तो उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को छू लेंगी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं मन जानता था कि अगर देख लिया तो शायद फिर आगे देखने की ताकत नहीं बचेगी। हवेली के फर्श पर अब मुझे अपने ही कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके साथ एक और लय भी थी। थोड़ी अलग, थोड़ी भारी, जैसे कोई और भी मेरे साथ दौड़ रहा हो। पर उसकी चाल इंसानी नहीं थी। कभी वो आवाज मेरे कदमों से आगे निकल जाती, कभी पीछे छूट जाती। और उसी बीच दीवारों पर टंगी परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वो सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि कोई ऐसा सच हो जो अब तक दीवारों से चिपका हुआ था। अचानक सामने से रास्ता बंद हो गया। एक ऊंची दीवार, जो कुछ पल पहले वहां नहीं थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो पत्थर बर्फ की तरह ठंडा था। और उसी ठंडक के साथ मेरी हथेली में एक झटका सा दौड़ गया, जैसे दीवार ने मुझे पहचान लिया हो। मैं पीछे हटा, घूमा और दूसरी दिशा में भागने लगा। लेकिन वहां भी वही दीवार, वही ठंडा स्पर्श, वही एहसास कि हवेली अब मेरे चारों तरफ सिमट चुकी है। तभी कहीं ऊपर से चूड़ियों की आवाज फिर गूंजी। इस बार बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर। मैंने ऊपर देखा तो छत के टूटे हिस्से से सफेद कपड़ों की परछाई नीचे लटक रही थी। बाल नीचे की तरफ झूल रहे थे और हवा न होने के बावजूद वो बाल हिल रहे थे। मेरे मुंह से अनायास ही एक सिसकी निकल गई और उसी पल वो परछाई अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन उसकी मौजूदगी की ठंडक अब भी मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। मैं किसी तरह एक खुले आंगन में पहुंचा, जहां कभी शायद लोग बैठते होंगे, बातें करते होंगे, हंसते होंगे। लेकिन अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और जमीन पर बिखरी ईंटें थीं। आंगन के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, उसका मुंह काले अंधेरे में खुला हुआ, जैसे किसी ने जमीन में आंखें बना दी हों। और उसी कुएं के पास खड़े होते ही मुझे नीचे से एक भारी सी सांस की आवाज सुनाई दी। बहुत गहरी, बहुत पुरानी, ऐसी सांस जैसे कोई सदियों से वहां फंसा हुआ हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि कुएं से एक फुसफुसाहट ऊपर आई। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव बहुत साफ था। उसमें गुस्सा था, बेबसी थी और एक अजीब सा बुलावा भी। मेरे पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। और तभी अचानक मेरे कानों में उसी स्त्री की आवाज गूंजी, जिसने पहले चेतावनी दी थी। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। मत देखो, नीचे मत देखो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी पल कुएं से जोरदार चीख उठी, इतनी तेज कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी खोपड़ी के अंदर से चीख मारी हो। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, हाथों से कान ढक लिए और मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि ये सब किसी तरह रुक जाए। कुछ सेकंड बाद या शायद मिनटों बाद, मुझे नहीं पता, सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैं धीरे धीरे उठा, आंखें खोली। आंगन वैसा ही था, कुआं भी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी बदबू थी, जैसे जली हुई राख और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। आंगन की दीवार के सहारे कई आकृतियां खड़ी थीं, धुंधली, अधूरी। कुछ के चेहरे साफ नहीं थे, कुछ के हाथ नहीं थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे आधे जमीन के अंदर धंसे हुए हों। वो सब मुझे देख रहे थे, बिना आंखों के भी देख रहे थे। और उसी पल मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये वही लोग हैं जो कभी यहां आए थे और फिर कभी लौट नहीं पाए। उनमें से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चलने से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। वो मेरे सामने आकर रुकी और उसके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली, जैसे हवा पत्थरों से रगड़ खा रही हो। तुम अभी जा सकते हो, लेकिन एक कीमत देनी होगी। मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गया था कि भानगढ़ सिर्फ डर दिखाकर नहीं छोड़ता, वो सौदा करता है। और मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या मांगने वाला है, लेकिन इतना तय था कि यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाता, चाहे वो हाथ इंसान के हों या किस्मत के। और उसी पल हवेली की सारी परछाइयां एक साथ हिलने लगीं। हवेली की सारी परछाइयां एक साथ हिलने लगीं तो मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन मेरी पकड़ छोड़ देगी।
दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसके हर धक्के के साथ मेरी पसलियां कांप उठती थीं। हवा अचानक रुक गई। न ठंडक, न गर्मी, बस एक बोझिल सन्नाटा जो सीधा सीने पर बैठ गया। और उसी सन्नाटे में वो आकृति मेरे सामने और साफ होने लगी। उसका चेहरा अब भी अधूरा था, जैसे किसी ने उसे बनाना शुरू किया हो और बीच में ही छोड़ दिया हो। आंखों की जगह दो गहरे साए थे, जिनमें झांकते ही ऐसा लगता था जैसे अपनी ही परछाई मुझे घूर रही हो। कीमत। मैंने बहुत मुश्किल से शब्द निकाला। आवाज मेरी नहीं लग रही थी। गला सूख चुका था, जबान जैसे लकड़ी की हो गई हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास खड़ी सारी आकृतियां अब थोड़ा थोड़ा हिल रही हैं। कोई कराह रहा है, कोई बुदबुदा रहा है, कोई बस खाली आंखों से मुझे देख रहा है। और इन सब के बीच वो आकृति फिर बोली। इस बार आवाज भारी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक भी थी। जो यहां से जिंदा जाना चाहता है, उसे यहां का कुछ अपने साथ ले जाना होगा। मेरे दिमाग में हजार सवाल उठे। यहां का क्या? पत्थर, राख, कोई निशान। लेकिन दिल जानता था कि बात इतनी सीधी नहीं है। भानगढ़ कभी सीधी बात नहीं करता, वो घुमाकर वार करता है। और तभी मेरी नजर अपने हाथों पर पड़ी। वो कांप रहे थे, जैसे पहले से ही किसी अनदेखी चीज का बोझ उठा चुके हों। मैंने इधर उधर देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर दिशा में वही दीवारें, वही साए, वही दम घोंटने वाली खामोशी। तभी कुएं की तरफ से फिर वही भारी सांसों की आवाज आई। इस बार और ज्यादा नजदीक, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। और उसी पल सफेद कपड़ों वाली वो स्त्री फिर दिखाई दी। इस बार वो मेरे सामने नहीं, बल्कि थोड़ी दूर खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कुछ और था। डर नहीं, चेतावनी नहीं, बल्कि अफसोस। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि जो होने वाला है वो टाला नहीं जा सकता। आकृति ने अपना अधूरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, और उसी पल मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। बच्चों की हंसी, औरतों का रोना, मर्दों की चीखें, सब एक साथ, सब उलझी हुई। और उन आवाजों के बीच मुझे अपने घर की आवाज भी सुनाई दी। माँ की खांसी, उसकी दवा की शीशी की खनक। और वो एहसास मेरे दिल को चीर कर रख गया, जैसे हवेली मेरे सबसे कमजोर हिस्से को पकड़ रही हो। एक याद, आकृति बोली, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यादें अपने आप उभरने लगीं। बचपन, माँ का हाथ, घर की छत, वो सुकून जो मैं बरसों से ढूंढ रहा था। और तभी मुझे समझ आ गया कि भानगढ़ क्या चाहता है। वो मेरे शरीर का कुछ नहीं मांग रहा था, वो मेरे अंदर का कुछ चाहता था। कुछ ऐसा जो अगर चला गया तो मैं जिंदा रहकर भी अधूरा रह जाऊंगा। मैंने चीखना चाहा, मना करना चाहा, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे सीने से कुछ खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। बहुत धीरे, बहुत बेरहमी से। आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो किसी चीज के खो जाने के थे, जिसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। सब कुछ अचानक थम गया। आवाजें गायब, परछाइयां स्थिर। हवा फिर चलने लगी, और मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठा रह गया, हांफता हुआ, टूटता हुआ। मुझे नहीं पता था कि मुझसे क्या लिया गया है। बस इतना पता था कि अंदर कुछ खाली हो गया है, बहुत गहरा खालीपन। आकृतियां एक एक करके पीछे हटने लगी। कुएं की आवाज भी धीरे धीरे दब गई, और अंत में सिर्फ वो सफेद कपड़ों वाली स्त्री बची। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी, जैसे उसका कोई बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, भानगढ़ से कोई पूरी तरह नहीं जाता। अचानक हवेली का एक दरवाजा खुला, वही रास्ता जो पहले नहीं था। बाहर हल्की सी नीली रोशनी दिख रही थी, जैसे सुबह होने वाली हो। मैंने बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ लगा दी, क्योंकि अब रुकने का मतलब समझौते को तोड़ना था, और भानगढ़ समझौता टूटने नहीं देता। दौड़ते हुए मुझे अपने दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक खालीपन भी था, जैसे मैंने कुछ बहुत कीमती वहीं छोड़ दिया हो। और मुझे नहीं पता था कि ये खालीपन आगे चलकर किस रूप में लौटेगा, क्योंकि भानगढ़ की कहानी कभी वहीं खत्म नहीं होती जहां से इंसान बाहर निकलता है। मैं दौड़ता रहा, बिना पीछे देखे, बिना ये सोचे कि रास्ता सच में बाहर जा रहा है या फिर किसी और जाल की तरफ।
पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन डर शरीर को जबरदस्ती आगे धकेल रहा था। और जैसे ही मैंने आखिरी टूटे हुए दरवाजे को पार किया, तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चुभो दिया। एक पल के लिए लगा जैसे मैं अंधा हो जाऊंगा। फिर अचानक जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई और मैं सीधे पत्थरों पर गिर पड़ा। जब आंखें खुलीं, तो सामने खुला आसमान था, हल्का नीला, जैसे सुबह होने ही वाली हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो हवेली वाली ठंडक नहीं थी। ये असली दुनिया की हवा थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं भानगढ़ के बाहर था। हवेली मेरे पीछे खड़ी थी, वैसी ही टूटी हुई, वैसी ही खामोश, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जैसे सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग का वहम हो। लेकिन मेरा शरीर उस वहम को मानने से इनकार कर रहा था। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की तो पूरा बदन दर्द से कराह उठा। हाथ कांप रहे थे, घुटनों में ताकत नहीं थी, और दिल के अंदर वो अजीब सा खालीपन अब और साफ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे अंदर से कोई हिस्सा निकाल लिया हो और उसकी जगह ठंडी हवा भर दी हो। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी धड़कन में वो गर्मी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ आवाजें मेरे कानों तक पहुंची, पास के गांव से आती हुई, लोगों के बोलने की, गायों की घंटियों की, सुबह की आम आवाजें। और तभी मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरों पर हैरानी भी थी और डर भी, जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे वो देखना नहीं चाहते थे। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आकर रुक गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम रात में अंदर थे, है ना? मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बस सिर हिला पाया, और उसी इशारे पर आसपास खड़े लोगों में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। कोई पीछे हट गया, कोई मुंह फेर कर बुदबुदाने लगा, और वही बुजुर्ग आदमी गहरी सांस लेकर बोला, भानगढ़ ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन बिना निशान के नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे पूछा कि वो क्या मतलब निकाल रहा है, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय मेरे माथे पर उंगली रख दी। उसकी उंगली बर्फ की तरह ठंडी थी, और उसी स्पर्श के साथ मेरे दिमाग में अचानक वही हवेली, वही कुआं, वही परछाइयां घूमने लगीं। मैं चीख कर पीछे हट गया, और लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई बीमारी लेकर आया हूं। उन्होंने मुझे गांव के बाहर तक छोड़ दिया। कोई भी अपने घर नहीं ले गया, किसी ने पानी तक नहीं दिया, जैसे मेरे साथ आने वाली चीज से सब डरते हों। सूरज अब निकल चुका था, उसकी रोशनी सब कुछ साफ दिखा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा बना हुआ था। मैं किसी तरह बस स्टैंड तक पहुंचा, बस में बैठा, और जैसे ही बस चली, मुझे खिड़की में अपना अक्स दिखा। वो मैं ही था, लेकिन पूरा नहीं। आंखों के नीचे गहरे साए थे, चेहरे पर वो भाव नहीं था जो पहले हुआ करता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों में डर कम था और खालीपन ज्यादा, जैसे डर भी मुझसे कुछ लेकर चला गया हो। बस ने जैसे ही मोड़ लिया, भानगढ़ मेरी नजर से ओझल हो गया। लेकिन उसी पल मेरे कानों में बहुत धीमी सी आवाज गूंजी, बिल्कुल फुसफुसाहट की तरह, हम फिर मिलेंगे। मैंने झटके से सिर घुमाया। बस में सब सामान्य था, लोग ऊँघ रहे थे, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वो आवाज अब भी मेरे अंदर गूंज रही थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि भानगढ़ ने जो मुझसे लिया था, उसका असर अब दिखने लगा है। मुझे माँ की आवाज याद करने की कोशिश की, उसका चेहरा सामने लाना चाहा, लेकिन वो धुंधला था, बहुत धुंधला, जैसे कोई तस्वीर पानी में घुल गई हो। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर से धड़क उठा, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि सौदा हवेली तक सीमित नहीं था। उसकी कीमत मैं अब हर दिन चुकाने वाला था, क्योंकि कुछ यादें अगर चली जाईं, तो इंसान जिंदा रहकर भी आधा मर जाता है। और भानगढ़ यही चाहता था। बस की खिड़की से बाहर भागती हुई सड़क को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं जा नहीं रहा, बल्कि मुझसे कुछ दूर जा रहा है। कोई चीज जो मेरे अंदर से निकलकर पीछे छूट गई हो, और जितना मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता, उतनी ही वो धुंधली होती जाती। माँ का चेहरा, उसका नाम, उसकी आवाज, सब याद है, लेकिन उन यादों में वो गर्माहट नहीं है, वो अपनापन नहीं है। जैसे तस्वीर तो है, लेकिन उसमें जान नहीं बची। और यही एहसास सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि डर दिखता है, लेकिन खालीपन चुपचाप इंसान को अंदर से खा जाता है। बस से उतरते ही शहर की भीड़, शोर, हॉर्न की आवाजें, सब मेरे कानों में अजीब तरह से टकराने लगीं, जैसे मेरी इंद्रियां अब उस दुनिया की आदी नहीं रहीं।
हर चेहरा मुझे कुछ सेकंड ज्यादा देर तक घूरता हुआ लगा, या शायद मैं ही सबको ज्यादा गौर से देख रहा था। लेकिन तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि लोग मुझे देखकर असहज हो रहे हैं। कुछ नजरें तुरंत हट जाती, कुछ देर तक रुककर मुझे देखती और फिर धीरे से किनारे हो जाती, जैसे मेरे आसपास हवा कुछ अलग बह रही हो। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। माँ अंदर बैठी थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर राहत आई। उसने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन उस आवाज को सुनकर मेरे अंदर कुछ नहीं हिला। दिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वो आवाज मेरे लिए थी ही नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया और माँ मेरे पास आकर बोली कि मैं इतना बदला बदला क्यों लग रहा हूं। क्या सफर में कुछ हुआ? उसके सवाल मेरे कानों तक पहुंचे, लेकिन उनका असर कहीं और जाकर रुक गया। मैंने झूठ बोला, बहुत साधारण झूठ, कि रास्ते में थक गया था। लेकिन बोलते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी आवाज में भी कुछ बदल गया है। उसमें वो भाव नहीं था जो पहले हुआ करता था। माँ ने मुझे गौर से देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गई। और उसी चुप्पी में मुझे पहली बार समझ आया कि भानगढ़ की कीमत सिर्फ मेरी यादें नहीं थी, वो मेरे रिश्तों को भी खोखला कर रहा था। उस रात नींद आई, लेकिन सपनों ने चैन नहीं लेने दिया। मैंने खुद को फिर उसी हवेली में देखा। वही कुआं, वही परछाइयां। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कई और लोग भी थे। सबके चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा था। और तभी कुएं से वही भारी आवाज आई, यादें जाती रहेंगी जब तक तुम समझ नहीं जाते। मैं घबराकर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोने में मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। बहुत हल्का, बहुत धीमा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। मैंने लाइट जलाई तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में वही जली हुई राख और मुरझाए फूलों की मिलीजुली गंध थी, जो भानगढ़ की हवेली में थी। अगले कुछ दिनों में चीजें और अजीब होने लगीं। मैं लोगों के बीच रहता, बात करता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से खाली ही रहता। कई बार किसी पुरानी याद को पकड़ने जाता और वो हाथ से फिसल जाती, जैसे मेरी जिंदगी के कुछ पन्ने किसी ने चुपचाप फाड़ दिए हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार जब कोई याद जाती, मुझे दूर कहीं से छुड़ियों की वही खनक सुनाई देती। एक शाम मैं अकेला छत पर खड़ा था। सूरज ढल रहा था, और जैसे ही आसमान का रंग बदला, मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट आई। सूरज ढलते ही मैंने झटके से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ परछाइयां थीं, जो अब मुझे डराती नहीं थीं, बल्कि बुलाती थीं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं है, वो अब मेरे साथ चल रहा है। मैंने उस रात फैसला किया कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, उसका सच जानना होगा, क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो शायद एक दिन मैं खुद को भी भूल जाऊंगा। और ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भानगढ़ इंसान को मारकर नहीं, उसे मिटाकर जीतता है। और मैं हारना नहीं चाहता था। मैंने जिस दिन सच जानने का फैसला किया, उसी दिन से मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे ऐसा करने से रोकना चाहता है, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जाती हो। कभी सिर में अजीब सा दर्द, कभी दिल पर अचानक भारीपन, और कभी ऐसा लगना कि अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ा तो कुछ ऐसा खो दूंगा जो अब तक बचा हुआ है। लेकिन डर के बावजूद एक बात साफ थी, अगर मैं चुप बैठा रहा तो भानगढ़ मेरी जिंदगी को धीरे धीरे ऐसे खा जाएगा कि अंत में बचाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। मैंने सबसे पहले पुराने कागज ढूंढने शुरू किए, अखबारों की कटिंग, किताबें, वो सब कुछ जिसमें भानगढ़ का नाम आता हो। लेकिन हर कहानी अधूरी थी, हर किस्सा बीच में टूट जाता था, जैसे किसी ने जानबूझकर सच के टुकड़े अलग अलग जगह छिपा दिए हों। कुछ लोग तांत्रिक की बात करते थे, कुछ राजकुमारी की, और कुछ कहते थे कि असली श्राप हवेली नहीं, बल्कि उन लोगों की लालच थी जो सत्ता और प्रेम के नाम पर अंधे हो गए थे। लेकिन इन सब के बीच एक बात हर जगह कॉमन थी, जो भी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर अचानक गायब। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे आसपास की चीजें अजीब होने लगीं। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी, खिड़की के बाहर कोई ना कोई परछाई हिलती हुई दिख जाती। और हर बार जब मैं भानगढ़ शब्द जोर से पढ़ता, हवा में वही जली हुई राख की गंध फैल जाती। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये सब डर का वहम है। लेकिन तभी किताब के पन्नों पर बने अक्षर हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे वो सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि किसी की दबी हुई आवाज हो। उसी रात, जब सब सो चुके थे, मुझे फिर वही सपना आया।
लेकिन इस बार मैं हवेली के अंदर नहीं था, बल्कि किसी पुराने मंदिर जैसे स्थान पर खड़ा था, जहां दिए बुझे हुए थे और दीवारों पर काले धब्बे थे। सामने वही सफेद कपड़ों वाली स्त्री खड़ी थी, लेकिन अब वो हवा में नहीं तैर रही थी। उसके पैर जमीन पर थे और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सुंदर नहीं, डरावना नहीं, बल्कि बेहद थका हुआ, जैसे सदियों से रोते रोते उसकी आंखों में आंसू ही खत्म हो गए हों। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार बिना डर के बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। तुमने जो खोया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो खोने वाला है उसे अब भी रोका जा सकता है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने जमीन पर उंगली से एक निशान बनाया, वही निशान जो मैंने हवेली में तंत्र मंत्र वाली जगह पर देखा था। और तभी मेरे कानों में वही भारी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि चेतावनी में थी। अगर लौटे तो पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये अब सिर्फ सपने नहीं हैं, ये संकेत हैं। भानगढ़ मुझे वापस बुला रहा है, लेकिन इस बार डराने के लिए नहीं, बल्कि किसी अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए। और ये समझ आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो लोग वहां लौटते हैं वो कभी वही इंसान नहीं रहते। मैंने अगले ही दिन भानगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर दी, बिना किसी को बताए, बिना किसी से सलाह लिए, क्योंकि कुछ लड़ाइयां अकेले ही लड़ी जाती हैं। मां को देखकर दिल में हल्की सी कसक हुई, लेकिन वो कसक भी अधूरी थी। और शायद यही सबसे बड़ा सबूत था कि मेरे अंदर से कुछ निकल चुका है। रास्ते में बस में बैठा तो वही पुराना डर फिर जाग उठा, लेकिन इस बार उसके साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त आ गया हो। जैसे जैसे भानगढ़ करीब आता गया, हवा फिर वहीं बदलने लगी। मोबाइल का नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा और दूर से वही टूटी हुई हवेली की परछाइयां दिखने लगी। लेकिन इस बार सूरज ढल रहा था और मुझे पता था कि मैं वही गलती दोबारा करने जा रहा हूं। फर्क बस इतना था कि अब मुझे पता था, जो भी होने वाला है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जो आज भी उस हवेली में कैद हैं। और जैसे ही बस रुकी और मैंने जमीन पर कदम रखा, कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट फिर गूंजी। तुम लौट आए, तुम लौट आए। ये शब्द हवा में नहीं थे, ये सीधे मेरे भीतर उतरे थे, जैसे किसी ने मेरे सीने के खालीपन में उन्हें रख दिया हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। भानगढ़ की मिट्टी पैरों के नीचे फिर से वहीं जानी पहचानी ठंडक लिए हुए थी, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सी पहचान भी थी, जैसे ये जगह मुझे जानती हो, पहचानती हो और मेरी वापसी का इंतजार कर रही हो। सूरज आधा ढल चुका था। आसमान में वही सुर्खी थी जो पहली बार आने पर थी, लेकिन अब वो रंग मुझे चेतावनी नहीं, चुनौती लग रहा था। मैंने हवेली की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम के साथ दिल जोर से धड़कता, लेकिन पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रास्ते में वही पेड़, वही खामोशी, लेकिन अब पक्षी पहले से ही गायब थे, जैसे उन्हें पता था कि आज की रात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क शून्य, समय फिर से अटका हुआ। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं इस सीमा में दाखिल हुआ हूं, भानगढ़ ने फिर से अपने नियम लागू कर दिए हैं। हवेली का दरवाजा इस बार बंद नहीं था, बल्कि खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे लिए छोड़ दिया हो। अंदर कदम रखते ही हवा फिर ठंडी हो गई, लेकिन इस बार वो झटका नहीं था, बल्कि एक स्थायी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतरती चली गई। गलियारे वहीं थे, दीवारें वहीं, लेकिन अब उन पर बने हाथों के निशान और गहरे लग रहे थे, जैसे समय के साथ वो मिटे नहीं, बल्कि और उभर आए हों। मैं आगे बढ़ता गया और हर कुछ कदम पर मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती। अलग अलग आवाजें, अलग अलग भाषाएं, कुछ रोती हुई, कुछ गुस्से में और कुछ बस थकी हुई, जैसे सदियों से बोलते बोलते थक गई हूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आवाजें मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि रास्ता दिखा रही हैं। और ये समझते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि अब मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूं। वो आंगन फिर सामने आया, वही कुआं, वही काला मुंह, लेकिन इस बार उसमें से कोई सांसों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। ऐसी चुप्पी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। मैंने कुएं के पास खड़े होकर नीचे झांका तो अंधेरे में हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी ने बहुत नीचे दिया जला रखा हो। और उसी रोशनी में मुझे कई चेहरे दिखे।
एक के बाद एक सब मुझे देख रहे थे, बिना कुछ कहे। लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब हमारी बारी है? मेरे गले से अपने आप शब्द निकले, मैं सबके लिए नहीं आया। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही जमीन कांप उठी। हवेली की दीवारों से धूल झरने लगी और वही भारी आवाज फिर गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा नजदीक। तुम अकेले नहीं हो यहां, कभी थे भी नहीं। अचानक गलियारे के दूसरे सिरे से वही सफेद कपड़ों वाली स्त्री दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, जमीन पर चलते हुए, और हर कदम के साथ हवेली की आवाजें थोड़ी शांत होती गईं। उसने मेरे सामने आकर रुकते हुए कहा, अगर आज पीछे हटे तो जो बचा है वो भी चला जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ हिल गया, शायद वही हिस्सा जो अब तक पूरी तरह खोया नहीं था। मैंने पहली बार खुलकर कहा, मैं सौदा तोड़ने आया हूं। ये शब्द कहते ही हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरी हवेली की सांस रोक दी हो। परछाइयां दीवारों से निकलकर जमीन पर फैलने लगीं, और उसी अंधेरे के बीच मुझे वो अधूरी आकृति दिखी, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा भयानक। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल काली, जैसे उनमें कुछ भी इंसानी नहीं बचा हो। सौदा नहीं टूटता, वो बोला, सिर्फ बदला जाता है। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि असली डर अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि भानगढ़ मुझे वापस बुलाकर सिर्फ हिसाब बराबर नहीं करना चाहता, वो मुझे किसी और के लिए जगह बनाने का जरिया बना रहा है। और ये सोचते ही मेरे दिल में पहली बार फिर से असली डर जागा, वही डर जो इंसान को भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब भागने का रास्ता बंद हो चुका था। हवेली की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी किसी बोझ को उठाने जैसा लगने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ खड़ा हर पत्थर, हर दीवार, हर परछाई मेरी बात सुन रही है। और जैसे ही उस अधूरी आकृति ने कहा कि सौदा बदला जाता है, टूटता नहीं, मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई में कुछ छटकने की आवाज हुई, जैसे किसी ने मेरी आखिरी उम्मीद की हड्डी तोड़ दी हो। मैं जानता था कि भानगढ़ कभी किसी को बिना कीमत के नहीं छोड़ता, और इस बार कीमत सिर्फ मेरी नहीं होने वाली थी। आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, उसके हर कदम पर जमीन में हल्का सा कंपन होता, और हवेली की दीवारों पर जमी परछाइयां उसके साथ खिसकती चली जाती, जैसे वो उसका हिस्सा हों। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, वहां एक ठंडा हिसाब था, ऐसा हिसाब जो सदियों से चलता आ रहा हो। उसने मेरे बहुत पास आकर कहा कि अगर मैं वो याद वापस चाहता हूं, वो खालीपन भरना चाहता हूं, तो मुझे किसी और को यहां लाना होगा। किसी ऐसे इंसान को जो खुद टूट चुका हो, जो लालच, डर या मजबूरी में यहां कदम रखे और उसे इस हवेली का हिस्सा बना दे। मेरे सीने में जैसे किसी ने मुट्ठी बांध ली हो। मैं समझ गया था कि ये वही खेल है जो भानगढ़ सदियों से खेलता आ रहा है। एक को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, और इस तरह ये जगह कभी खाली नहीं होती। मैंने गुस्से और बेबसी में कहा कि मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन मेरी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो शब्दों को सच बना सके, क्योंकि हवेली ने तुरंत जवाब दिया, दीवारों से, जमीन से, हर तरफ से, तुम्हारी मजबूरी भी किसी और की मजबूरी से अलग नहीं थी। उसी पल कुएं से फिर वही रोशनी उठी, और उसमें मुझे वो चेहरे दोबारा दिखे, इस बार ज्यादा साफ। उनमें से कई चेहरे आज के जमाने के थे। कोई ड्राइवर की तरह दिखता था, कोई मजदूर, कोई ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता था कि वो बस गलत वक्त पर गलत जगह आ गया। और ये देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैं अकेला नहीं था, न पहला न आखिरी। सफेद कपड़ों वाली स्त्री मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी से हवेली की आवाजें थोड़ी धीमी हो गईं, जैसे वो अभी भी किसी हद तक उसे रोक सकती हो। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि हर बार कोई न कोई ऐसा आता है जो सौदा बदल देता है, लेकिन कोई भी इस जगह को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ तांत्रिक या श्राप नहीं है। भानगढ़ इंसानों की कमजोरियों से बना हुआ है, और जब तक मजबूरी रहेगी, ये जगह जिंदा रहेगी। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हवेली मुझसे सिर्फ किसी और को लाने की बात नहीं कर रही, वो मुझे आईना दिखा रही है। ये कह रही है कि अगर मैं वापस वही बनना चाहता हूं जो पहले था, तो मुझे किसी और की जिंदगी को उसी रास्ते पर धकेलना होगा जिस पर मैं खुद चला था। और यही सबसे गंदी सच्चाई थी। आकृति ने अपना हाथ उठाया, और मेरे दिमाग में अचानक कई तस्वीरें चलने लगीं। अलग अलग लोग, अलग अलग चेहरे,
कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजान, और हर चेहरे के साथ वही सवाल, क्या तुम इसे चुनोगे? क्या तुम इसे खो दोगे? और हर तस्वीर के साथ मेरे सीने का खालीपन और गहरा होता चला गया, जैसे भानगढ़ मुझे जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अगर खुली रखता तो शायद किसी एक चेहरे पर रुक जाता, और वो पल मेरे लिए सबसे बड़ा पाप बन जाता। दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ वो जिंदगी थी जो मैं वापस चाहता था, और दूसरी तरफ वो सच्चाई कि किसी और की कुर्बानी पर मिली हुई जिंदगी शायद उससे भी बदतर होगी। और तभी हवेली की दीवारों से एक साथ आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बेहद साफ, सूरज ढलने से पहले फैसला करो। मैंने आंखें खोल लीं, आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि अब समय बहुत कम बचा है, और जो भी मैं चुनूंगा उसका असर सिर्फ इस रात तक सीमित नहीं रहने वाला। सूरज की आखिरी किरणें हवेली की टूटी हुई दीवारों से फिसलती हुई जमीन पर गिर रही थीं, और हर गुजरती हुई सेकंड के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें उधार पर चल रही हों। हवेली मुझे घूर रही थी, सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि उन अनदेखी आंखों से भी जो हर कोने में छिपी हुई थीं। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये उस हर इंसान का हिसाब है जो कभी मजबूरी में यहां आया और फिर यहीं का होकर रह गया। मेरे दिमाग में वो सारे चेहरे घूम रहे थे जो आकृति ने दिखाए थे। हर चेहरा किसी कहानी की शुरुआत था, किसी का कर्ज, किसी का प्यार, किसी की भूख। और मैं जानता था कि अगर मैंने किसी एक को भी चुना तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होगा, बल्कि एक पूरी जिंदगी होगी जिसे मैं अंधेरे में धकेल दूंगा। और शायद इसी पल भानगढ़ मुझे तोड़ना चाहता था, क्योंकि इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसे अपराध बोध के साथ जिंदा छोड़ देना उससे भी ज्यादा बेरहम होता है। मैंने गहरी सांस ली, जितनी गहरी यहां ली जा सकती थी, और पहली बार पूरी ताकत से हवेली की तरफ देखा। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे फैसला लेते ही इंसान का आधा बोझ उतर जाता है। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी और को यहां नहीं लाऊंगा, चाहे इसके बदले मुझे जो भी खोना पड़े। और ये कहते ही ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली हंस पड़ी हो। लेकिन वो हंसी मजाक की नहीं थी, वो सदियों पुरानी आदत की थी। अधूरी आकृति कुछ पल के लिए स्थिर हो गई, जैसे उसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसकी काली आंखों में पहली बार हल्की सी हलचल दिखी, और उसी पल कुएं से वो रोशनी तेज हो गई, परछाइयां जोर से हिलने लगीं, और हवा में गूंज फैल गई। तो फिर तुम यहीं रहोगे? ये शब्द सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन ठंडी हो गई, जैसे उसने मुझे अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया हो। लेकिन उसी पल सफेद कपड़ों वाली स्त्री आगे आई। उसने पहली बार उस आकृति की तरफ देखा, और उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले था, बल्कि एक अजीब सी विनती थी। उसने कहा कि हर बार कोई ना कोई सौदा बदलता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी आता है जो खेल को रोक देता है। और उसकी आवाज सुनते ही हवेली की गूंज थोड़ी कम हो गई, जैसे किसी ने शोर पर हाथ रख दिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन इतना साफ था कि मेरा फैसला हवेली के लिए नया था, और नई चीजें भानगढ़ को पसंद नहीं आती। आकृति ने गुस्से में हाथ उठाया, और उसी पल हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, पत्थर गिरने लगे, जैसे पूरी जगह खुद पर गुस्सा निकाल रही हो। और उस हंगामे के बीच मुझे अपने सीने में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा दर्द जो शारीरिक नहीं था, बल्कि जैसे कोई आखिरी बची हुई याद भी छीनने आया हो। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा आया, इस बार धुंधला नहीं, साफ। उसकी आवाज कानों में गूंजी, और उसी पल मेरे मुंह से अपने आप शब्द निकले, एक दुआ जो शायद मैंने पहली बार पूरे दिल से पढ़ी थी। और उस दुआ के साथ ही हवेली के अंदर एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कुछ हिला दिया हो। परछाइयां चीखने लगीं, कुएं से आवाजें तेज हो गईं, और अधूरी आकृति पीछे हट गई। पहली बार उसे पीछे हटते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि भानगढ़ अजय नहीं है, वो बस इंसानों की चुप्पी से ताकतवर बना हुआ है। लेकिन यह भी सच था कि अब वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, आसमान पर अंधेरा फैल गया था, और हवेली की रात शुरू हो चुकी थी। वही रात जिससे लोग सदियों से भागते आए हैं। और मैं उसी रात के बीच खड़ा था, बिना किसी सौदे के, बिना किसी सुरक्षा के, सिर्फ अपने फैसले के सहारे। और कहीं बहुत गहराई से एक आवाज फिर उभरी, अगर तुम नहीं झुकोगे तो भानगढ़ तुम्हें तोड़ेगा।
मैंने आंखें बंद की, क्योंकि अब डर से ज्यादा भरोसा जरूरी था। और मुझे नहीं पता था कि अगला पल मेरा होगा या भानगढ़ का। मैंने आंखें बंद की तो अंधेरा नहीं आया, बल्कि अजीब बात यह थी कि अंधेरे के भीतर भी मैं सब कुछ देख पा रहा था। जैसे भानगढ़ ने मेरी आंखों से पर्दा नहीं हटाया हो, बल्कि डर की आदत छुड़ा दी हो। हवेली की रात अब पूरी तरह जाग चुकी थी। हवा में सड़ांध राख और किसी पुराने इत्र की मिली-जुली गंध तैर रही थी, और हर सांस के साथ वो गंध मेरे अंदर और गहरी उतरती जा रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि ये जगह अब मुझे बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, हवेली वैसी नहीं थी जैसी कुछ पल पहले थी। दीवारें ऊंची लगने लगी थीं, गलियारे लंबे हो चुके थे, और छत इतनी ऊपर चली गई थी कि अंधेरे में गुम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि हवेली बदल गई है, बल्कि सच ये था कि अब मुझे उसका असली रूप दिखाया जा रहा था। वो रूप जिसे देखने के बाद ज्यादातर लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए चुप। मेरे चारों तरफ परछाइयां घूम रही थीं, लेकिन अब वो अधूरी नहीं थीं। उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, आंखों में वही सवाल, वही पीड़ा। और जैसे ही मैंने किसी एक को ध्यान से देखा, उसके साथ उसकी पूरी कहानी मेरे दिमाग में उतरने लगी। कोई 100 साल पहले का था, कोई 20 साल पहले का, लेकिन दर्द सबका एक जैसा था। मजबूरी में लिया गया एक फैसला, और फिर कभी खत्म न होने वाला अंधेरा। अचानक जमीन पर लाल सी रेखाएं उभरने लगीं, जैसे किसी ने पत्थर पर खून से आकृतियां बना दी हों। वही तांत्रिक निशान, लेकिन इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा जीवित। और उन रेखाओं के बीच वही अधूरी आकृति उभरी, लेकिन अब वो अधूरी नहीं थी। उसका शरीर पूरा था, चेहरा भी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें मुझे अपना ही अक्स दिख रहा था। थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा कठोर, लेकिन पहचान में आने लायक। वो बोला नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। मेरे दिल की धड़कन उसी की लय में चलने लगी। और तभी मुझे समझ आ गया कि भानगढ़ की असली ताकत क्या है। ये जगह किसी एक आत्मा की नहीं, ये उन सब का मिला जुला रूप है, जो यहाँ टूटे, झुके, और फिर खुद ही इसका हिस्सा बन गए। और अब वो मुझसे भी वही चाहता था। हवेली की दीवारों पर अचानक पुराने दृश्य चलने लगे, जैसे कोई जीवित स्मृति हो। राजकुमारी की आंखों में डर, तांत्रिक की लालसा, लोगों का पलायन, बच्चों की चीखें, और फिर धीरे धीरे सब कुछ वीरान हो जाना। और इन सब के बीच एक ही चीज बार बार सामने आ रही थी। सूरज ढलते ही बंद होते दरवाजे, और रात के साथ जागता हुआ भानगढ़। मैंने महसूस किया कि मेरे पैर जमीन में धंसने लगे हैं, जैसे हवेली मुझे अपने भीतर खींच रही हो। सीने में फिर वही खालीपन जाग उठा। और इस बार वो खालीपन किसी याद का नहीं, बल्कि मेरी पहचान का था। अगर मैं अब झुक गया, तो मैं भी इन्हीं परछाइयों में बदल जाऊंगा। एक और कहानी, एक और चेतावनी। तभी उस भीड़ के बीच से सफेद कपड़ों वाली स्त्री फिर आगे आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और आकृतियां थीं, शांत, स्थिर। और पहली बार बिना डर के उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि भानगढ़ तब तक जिंदा जब तक लोग उसके डर को सच मानते हैं, लेकिन जिस दिन कोई यहां खड़ा होकर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे, उसी दिन इसकी जड़ें हिलने लगती हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि ये लड़ाई डर से भागने की नहीं है, डर को पहचानने की है। मैंने जमीन में धंसते पैरों के बावजूद खुद को सीधा खड़ा किया, आंखें उस आकृति में गड़ा दी, और पहली बार बिना कांपे कहा कि मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा, चाहे इसके बदले मुझे यहां ही क्यों न रहना पड़े। हवेली में एक जोरदार कंपन हुआ, जैसे किसी ने सदियों पुरानी नींव पर हथौड़ा मार दिया हो। परछाइयां चीखीं, दीवारों पर दरारें और गहरी हो गईं। और उस शोर के बीच मुझे पहली बार महसूस हुआ कि भानगढ़ डर रहा है, क्योंकि उसे आज ऐसा इंसान मिला था जो उसे सौदा नहीं, सामना करने आया था। लेकिन यह बस शुरुआत थी, क्योंकि जब भानगढ़ टूटता है, तो वो आखिरी बार पूरी ताकत से वार करता है। हवेली का कंपन अचानक थम गया, इतना अचानक कि मेरे कानों में सन्नाटा चुभने लगा, जैसे किसी ने दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। परछाइयां दीवारों से चिपक गईं, हवा रुक गई, और उस ठहराव में मुझे साफ महसूस हुआ कि भानगढ़ अब चीख नहीं रहा, वो सोच रहा है। और यही पल सबसे खतरनाक होता है, जब कोई जगह, कोई ताकत इंसान की तरह सोचने लगे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे सख्त होने लगी, जैसे हवेली मुझे पूरी तरह निगलने से पहले एक आखिरी मौका दे रही हो।
लेकिन मेरे भीतर जो खालीपन था, वो अब डर से नहीं भर रहा था, बल्कि किसी अजीब सी स्थिरता से। जैसे जो खोना था, वो खो चुका है, और अब जो बचेगा, वो सच के साथ बचेगा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि भानगढ़ का असली वार डर नहीं, इंतजार है। वो चाहता है कि इंसान खुद टूटे, खुद झुके। अचानक हवेली के भीतर कहीं बहुत दूर से कदमों की आवाज आई। एक नहीं, कई, भारी नहीं, हल्की, जैसे नंगे पांव पत्थरों पर चल रहे हों। और हर कदम के साथ मेरी सांसें गिनती में बदलती जा रही थीं। मुझे समझ आ गया कि ये वो आत्माएं हैं जिन्हें कभी सौदा बदलने का मौका नहीं मिला, जिन्हें बस यहां छोड़ दिया गया। और अब वो मुझे दिखाए जाने वाले सच का हिस्सा बनने वाली थीं। गलियारे की दीवारें अपने आप खुलने लगीं, पत्थर पीछे सरकते गए, और मेरे सामने एक लंबा रास्ता बन गया। ऐसा रास्ता जो पहले कभी नहीं था। उसकी जमीन पर सूखी पत्तियां नहीं थीं, बल्कि पुराने कपड़े, टूटे कंगन, जंग लगे सिक्के और बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें बिखरी पड़ी थीं। हर कदम पर किसी की जिंदगी का निशान। और मैं उस रास्ते पर चलते हुए समझ रहा था कि भानगढ़ की हवेली नहीं, बल्कि भानगढ़ का इतिहास मेरे सामने खुल रहा है। रास्ते के अंत में एक बड़ा सा कक्ष था, जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में खो जाती थी। बीच में एक पत्थर का चबूतरा, और उस पर कई नाम खुदे हुए, कुछ आधे मिटे, कुछ साफ, और कुछ ऐसे जिनकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी नाम पर ध्यान लगाया, उसकी पूरी कहानी मेरे भीतर उतरने लगी। कोई व्यापारी था जो लालच में आया, कोई प्रेमी था जो मिलने आया, कोई माँ थी जो अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ फंस गई, और इन सब की आखिरी सांस इसी जगह पर अटक गई थी। तभी उस चबूतरे के पीछे से वही आकृति उभरी, लेकिन अब वो मुझसे अलग नहीं थी। उसमें मेरी परछाई साफ झलक रही थी, जैसे भानगढ़ मुझे दिखा रहा हो कि अगर मैं एक कदम और फिसला, तो मैं भी इसी पत्थर पर एक नाम बनकर रह जाऊंगा। उसने पहली बार बिना गुस्से के, बिना चेतावनी के कहा कि यह जगह किसी श्राप से नहीं बनी, इसे इंसानों ने बनाया है। हर उस पल में जब किसी ने अपनी मजबूरी को किसी और की कीमत पर हल किया। उसकी बात मेरे सीने में उतर गई, क्योंकि मैं जानता था कि पहली बार यहां आया था, तब मैं भी वही कर रहा था, अपने दुख का बोझ किसी अनदेखी ताकत पर डालकर। और शायद यही भानगढ़ की असली जीत थी, कि वो इंसान को उसकी ही कमजोरी का आईना दिखा दे, और फिर उसी में कैद कर दे। उसी पल सफेद कपड़ों वाली स्त्री मेरे पास आई। उसने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि किसी पुराने दर्द जैसा था, जो अब भरने लगा हो। उसने कहा कि अगर सच बाहर जाना है, तो किसी को इसे सुनाना होगा, क्योंकि जब तक ये जगह सिर्फ डर की कहानी बनी रहेगी, तब तक लोग आते रहेंगे, और आते ही रहेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, और वहां पहली बार उम्मीद दिखी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरा रास्ता सिर्फ बाहर निकलने का नहीं है। मेरा रास्ता इस सच को साथ ले जाने का है, चाहे उसकी कीमत मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना चुकानी पड़े। और तभी हवेली के भीतर कहीं बहुत गहराई से एक दरार की आवाज आई, जैसे किसी बहुत पुराने ताले ने पहली बार हिलने की कोशिश की हो। भानगढ़ टूट नहीं रहा था, लेकिन हिल जरूर रहा था। दरार की वो आवाज अभी मेरे कानों में गूंज ही रही थी कि जमीन के नीचे से एक भारी सी कराह उठी। ऐसी कराह जैसे किसी ने सदियों बाद करवट बदलने की कोशिश की हो। हवेली का हर पत्थर उस आवाज के साथ कांप उठा, और मुझे साफ महसूस हुआ कि जिस आखिरी दरवाजे की बात की गई थी, वो कोई लकड़ी या लोहे का बना दरवाजा नहीं है। वो दरवाजा इंसान के भीतर खुलता है, और एक बार अगर वो खुल गया, तो बंद होना आसान नहीं होता। मेरे सामने का कक्ष धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारें पीछे हटती गईं, छत और ऊंची हो गई, और बीच का पत्थर का चबूतरा जैसे जमीन में धंसता चला गया। उसकी जगह एक गोल गड्ढा बन गया, जिसके किनारों पर वही लाल तांत्रिक रेखाएं चमकने लगीं। लेकिन अब वो खून जैसी नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी जीवित नस की तरह धड़क रही थीं। और उसी गड्ढे के बीचों बीच एक अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें झांकते ही सिर चकराने लगे। हवेली की सारी परछाइयां उस गड्ढे के चारों तरफ जमा होने लगीं, बिना आवाज के, बिना चीख के, जैसे सबको पता हो कि अब क्या होने वाला है। और उसी सन्नाटे में सफेद कपड़ों वाली स्त्री मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि यही वो जगह है जहां से भानगढ़ ने अपनी ताकत खींची है। यहीं वो डर जमा होता है जो इंसान छोड़ जाता है, और अगर कोई इसे देख ले, तो वो कभी पहले जैसा नहीं रह पाता।
मैंने गड्ढे की तरफ एक कदम बढ़ाया तो मेरे भीतर कुछ सिमटने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि आगे मत जाओ। लेकिन पीछे हटने का मतलब अब सब कुछ व्यर्थ कर देना था। मैंने आंखें बंद की। एक पल के लिए मां का चेहरा याद करने की कोशिश की। वो धुंधला था, लेकिन उसी धुंध में भी मुझे उसकी दुआ का एहसास हुआ, और उसी एहसास के सहारे मैंने आखिरी कदम आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने उस अंधेरे में झांका, दुनिया गायब हो गई। हवेली, परछाइयां, आवाजें, सब कुछ। और मैं खुद को एक ऐसे स्थान पर खड़ा पाया जहां ना जमीन थी ना आसमान, बस यादें थीं। मेरी नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की, जो एक साथ मेरे भीतर बहने लगीं। किसी की भूख, किसी का डर, किसी की आखिरी उम्मीद। और उन सब के बीच एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अलग फैसला लोगे? मैंने महसूस किया कि अगर मैं यहां ज्यादा देर रुका तो मैं भी इन यादों में घुल जाऊंगा, एक और आवाज बन जाऊंगा। और यही भानगढ़ का आखिरी जाल था, सच दिखाकर इंसान को उसी सच में कैद कर लेना। मैंने पूरी ताकत से खुद को समेटा, अपने नाम को याद किया, अपनी सांसों को पकड़ा, और उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे खींच लिया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांस हाँफ रही थी। आंखों के सामने फिर वही कक्ष था, लेकिन अब गड्ढा धीरे धीरे भर रहा था। तांत्रिक रेखाएं फीकी पड़ने लगी थीं, और परछाइयां पीछे हट रही थीं, जैसे किसी ने उनसे उनका सहारा छीन लिया हो। सफेद कपड़ों वाली स्त्री ने मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बहुत हल्की, लेकिन असली। उसने कहा कि हर कोई उस दरवाजे तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुत कम लोग वहां से लौट पाते हैं। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। खौफनाक जरूर थी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि भानगढ़ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी नींव में दरार पड़ चुकी है। और वो दरार इंसान के सच बोलने से फैलती है, डर से नहीं। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस जगह को देखा, और पहली बार मुझे वहां सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी दिखी। एक सबक, जो अगर बाहर ले जाया जाए तो शायद किसी और को यहां आने से रोक सके। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि भानगढ़ कभी किसी को बिना आखिरी परीक्षा के जाने नहीं देता। और मुझे पता था कि अगला पल तय करेगा कि मैं सच लेकर बाहर जाऊंगा या खुद एक कहानी बन जाऊंगा। मुझे लगा था कि सबसे बुरा देख चुका हूं, कि उस अंधेरे गड्ढे में झांकने के बाद अब कुछ भी मुझे हिला नहीं पाएगा। लेकिन भानगढ़ की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो इंसान को यह यकीन दिला दे कि डर पीछे छूट गया है, जबकि असल में वही डर एक नए रूप में सामने खड़ा होता है। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, हवेली के भीतर की हवा अचानक बदल गई। ठंडी नहीं, बल्कि बोझिल, ऐसी हवा जिसमें सांस लेते ही सीने पर दबाव महसूस हो। मेरे सामने रास्ता अपने आप खुलने लगा, लेकिन यह रास्ता किसी गलियारे का नहीं था। यह रास्ता मेरी यादों का था। दीवारें अब पत्थर की नहीं रहीं, बल्कि उन पर मेरी जिंदगी के दृश्य उभरने लगे। बचपन की गलियां, माँ का हाथ पकड़े चलना, पहली बार डर लगना, पहली बार हार मानना। और हर दृश्य के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि भानगढ़ मेरी परीक्षा बाहर नहीं, अंदर ले रहा है। वो ये नहीं देखना चाहता था कि मैं कितना बहादुर हूं, वो ये देखना चाहता था कि मैं कितना सच सह सकता हूं। हर कदम के साथ एक आवाज मेरे भीतर उठती, कभी मेरी अपनी, कभी किसी और की। कोई कहता कि अगर पहले दिन लौट आया होता तो ये सब ना होता। कोई कहता कि मजबूरी में किए गए फैसलों की कीमत हमेशा किसी और को चुकानी पड़ती है। और इन्हीं आवाजों के बीच मुझे सबसे डरावनी बात यह लगी कि उनमें से कई आवाजें मेरी ही लग रही थीं, जैसे भानगढ़ मेरे अंदर के टूटे हुए हिस्सों को सामने ला रहा हो। अचानक मेरे सामने माँ खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आखिरी बार मैंने उसे देखा था। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही ममता। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं उसे क्यों छोड़कर गया था। उसका सवाल किसी आरोप जैसा नहीं था, बल्कि उस खालीपन जैसा था जो मैंने उसकी याद से खो दिया था। मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि ये परछाई नहीं थी, ये मेरे भीतर बची हुई सबसे सच्ची याद थी। और भानगढ़ ने उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया था। मैं आगे बढ़ा तो वो पीछे हटने लगी, जैसे हर कदम के साथ वो मुझसे दूर जा रही हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा तो मैं यहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि भानगढ़ यही चाहता था कि मैं अपनी खोई हुई चीजों को वापस पाने की कोशिश में खुद को भूल जाऊं। मैंने आंसू पी लिए, दर्द को सीने में दबाया,
और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रास्ता अचानक खत्म हो गया और मैं एक खुले आंगन में खड़ा था। ऊपर आसमान नहीं था, बस काला फैलाव, और बीच में एक पत्थर की चौकी जिस पर मेरा नाम खुदा हुआ था। बिल्कुल साफ, बिल्कुल ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी उकेरा हो। उस नाम को देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये वही जगह थी जहां नाम पत्थर बन जाते हैं और इंसान कहानी। पीछे से वही भारी आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने कहा कि हर इंसान यहां तक पहुंचता है, किसी न किसी रूप में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसे सच मान लेते हैं और यहीं रुक जाते हैं, और कुछ लोग इसे देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। और ये कहते ही उस नाम पर हल्की सी दरार पड़ी। मुझे समझ आ गया कि ये आखिरी परीक्षा नहीं है, बल्कि आखिरी मौका है। अगर मैं उस नाम को स्वीकार कर लूं, तो भानगढ़ मुझे अपना बना लेगा, और अगर मैं उसे नकार दूं, तो मुझे वो सब खोना पड़ेगा जो अभी तक किसी तरह बचा हुआ है। मैंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए दुआ मांगी जो कभी यहां आकर लौट नहीं पाए। जैसे ही दुआ मेरे होंठों से निकली, पत्थर की चौकी जोर से कांपी, मेरा नाम धुंधला पड़ने लगा, और हवेली के भीतर एक अजीब सी चीख गूंजी, गुस्से की नहीं, बल्कि हार की। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि भानगढ़ की आखिरी परीक्षा डर की नहीं होती, वो इंसान की पहचान की होती है। लेकिन अभी एक कदम बाकी था, और वो कदम तय करेगा कि मैं बाहर की दुनिया में लौटूंगा या फिर यहीं किसी और की चेतावनी बनकर रह जाऊंगा। मैं उस पत्थर की चौकी के सामने खड़ा था, जिस पर खुदा हुआ मेरा नाम अब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं था। जैसे भानगढ़ आखिरी पल तक ये तय करना चाहता हो कि मैं उसका बनूंगा या नहीं। हवा में एक अजीब सी खिंचाव था, न पूरी तरह सन्नाटा, न पूरी तरह शोर, बस एक ऐसा दबाव जो इंसान के फैसले को भारी बना देता है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अब जो कदम उठेगा, उसके बाद सच में लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा, चाहे मैं बचूं या ना बचूं। मेरे पीछे अचानक किसी के चलने की आहट हुई, बहुत हल्की, लेकिन इतनी साफ कि नजरअंदाज नहीं की जा सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं परछाइयां थीं, लेकिन अब वो बिखरी हुई नहीं थीं। सब एक सीध में खड़ी थीं, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही हूं। और उनके बीच सफेद कपड़ों वाली स्त्री खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ देखा, और उस नजर में मुझे पहली बार भरोसा महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो कि जो भी चुनोगे वो तुम्हारा होगा। मेरे भीतर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक कह रही थी कि बस एक कदम पीछे हट जाओ, हवेली से बाहर निकल जाओ, जिंदगी आधी अधूरी सही, लेकिन जिंदा तो रहोगे। और दूसरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत साफ। वो कह रही थी कि अगर आज पीछे हटे, तो भानगढ़ सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे जरिए औरों को बुलाता रहेगा। और यही आवाज मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो डर से नहीं, जिम्मेदारी से भरी हुई थी। मैंने पत्थर की चौकी पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा नहीं था, बल्कि हल्का गर्म, जैसे किसी की धड़कन उसमें कैद हो। और उसी स्पर्श के साथ मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिन लोगों के नाम यहाँ खुदे हैं, वो सिर्फ मरे नहीं हैं, वो भानगढ़ के भीतर कहीं ना कहीं जिंदा हैं। और यही इस जगह का सबसे बड़ा झूठ है कि यहाँ सब खत्म हो जाता है, जबकि सच ये है कि यहाँ सब अटक जाता है। मैंने गहरी सांस ली और चौकी से हाथ हटा लिया। ये छोटा सा इशारा था, लेकिन उसी पल हवेली के भीतर जोरदार गूंज उठी, जैसे किसी ने बहुत पुराना ताला तोड़ दिया हो। परछाइयां पीछे हटने लगीं, कुछ चीखीं, कुछ बिखर गईं, और हवा में वो भारीपन पहली बार हल्का पड़ा। लेकिन इसके साथ ही मेरे सीने में तेज दर्द उठा, ऐसा दर्द जो बता रहा था कि इस रास्ते की भी एक कीमत है। जमीन मेरे पैरों के नीचे से दरकने लगी, लेकिन इस बार वो मुझे खींच नहीं रही थी, बल्कि रास्ता बना रही थी। पत्थर हटते गए और एक संकरा सा रास्ता खुला, नीचे की ओर जाता हुआ, बहुत गहरा, बहुत अंधेरा। सफेद कपड़ों वाली स्त्री मेरे पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली कि अगर मैं इस रास्ते पर गया तो मैं बाहर निकल सकता हूं, लेकिन अंदर जो टूटा है वो शायद कभी पूरी तरह न जुड़े। और अगर मैं नहीं गया, तो भानगढ़ मुझे अपना बना लेगा, बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए, लेकिन खुद को खोकर। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उससे कुछ पूछा कि उसने क्या चुना था। वो हल्के से मुस्कुराई, और उस मुस्कान में सदियों का दर्द छुपा हुआ था। उसने कहा कि उसने कभी चुना ही नहीं, उससे चुनने का मौका छीन लिया गया था।
और शायद यही वजह थी कि वो अब भी यहां बंधी हुई थी। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर कुछ साफ हो गया, क्योंकि मुझे चुनने का मौका मिला था। और ये मौका भानगढ़ की सबसे बड़ी कमजोरी था। मैंने बिना पीछे देखे उस संकरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिया, और उसी पल हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। ऐसी चीख जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, और डर भी। क्योंकि भानगढ़ समझ चुका था कि इस बार इंसान डर से नहीं, सच से निकल रहा है। रास्ता मेरे पीछे खुद ब खुद बंद होने लगा। पत्थर खिसकते गए, आवाजें दबती गईं, और अंधेरा मुझे निगलने लगा। लेकिन उस अंधेरे में भी मैं चल रहा था, क्योंकि अब रुकने का मतलब भटकना नहीं, मिट जाना होता। और जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, मुझे एहसास हुआ कि ऊपर की दुनिया की हवा बदलने लगी है। बहुत हल्की, बहुत सच्ची। और उसी हवा में कहीं दूर से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। अगर बाहर जाकर चुप रहे तो भानगढ़ फिर जाग जाएगा। मैं रुका नहीं, क्योंकि अब कहानी का बोझ मेरे कंधों पर था। मैं उस संकरे रास्ते से नीचे उतरता रहा। कितनी देर तक चला, ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि वहां समय की कोई पकड़ नहीं थी। बस कदमों की आवाज थी और सांसों का बोझ। दीवारें इतनी पास थीं कि कंधे उनसे रगड़ खाते जाते, और हर बार ऐसा लगता कि ये रास्ता मुझे वापस मोड़ देगा। लेकिन फिर कहीं बहुत भीतर से वही भरोसे की हल्की सी लौ जल उठती, जो कहती थी कि आगे अंधेरा है, लेकिन रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। उसमें हवेली की सड़ांध नहीं थी, वो जली हुई राख की गंध भी गायब हो रही थी। और उसी बदलाव के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊपर की दुनिया के करीब पहुंच रहा हूं। लेकिन ये एहसास सुकून नहीं दे रहा था, बल्कि डर और बढ़ा रहा था। क्योंकि भानगढ़ ने मुझे सिखा दिया था कि हर सुबह राहत लेकर नहीं आती। कुछ सुबह रात से भी ज्यादा बेरहम होती हैं। अचानक रास्ता खत्म हो गया, और मैं खुले में आ गया। हल्का उजाला, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। भानगढ़ की हवेली मेरे पीछे थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। दीवारें वैसी ही थीं, लेकिन उनमें वो पकड़ नहीं थी, जैसे कोई बूढ़ा शरीर जो अभी खड़ा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। मैं जमीन पर बैठ गया, सांसें सीधी करने की कोशिश की, और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में बाहर आ गया हूं। लेकिन तभी मुझे अपने आसपास अजीब सी हलचल महसूस हुई। पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन उनकी उड़ान में घबराहट थी, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से दूर जा रहे हों। पास के पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, और तभी मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे दूर से देख रहे हैं। वही गांव वाले जिनकी आंखों में डर बसता है। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, वहां पहचान भी थी। जैसे उन्होंने मुझे पहले कहीं देखा हो, या शायद सपनों में। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, वही जो पहली बार मुझे चेतावनी देकर चला गया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि बहुत कम लोग ऐसे लौटते हैं, और जो लौटते हैं वो अपने साथ कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं, या लेकर आते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, और उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। उसने कहा कि मेरी आंखों में अब वो परछाई नहीं है, लेकिन उसकी जगह कुछ और है। कुछ भारी, कुछ ऐसा जो रात में चैन नहीं लेने देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हवेली अब शांत हो जाएगी। उसने सिर हिलाया, लेकिन ये हाँ नहीं थी, ये समझदारी भरी थकान थी। उसने कहा कि भानगढ़ कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। और इंतजार सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि लोग समय के साथ भूल जाते हैं, और भूल ही भानगढ़ का असली साथी है। मैं गांव से निकलकर शहर की तरफ चला। रास्ते में सब कुछ वैसा ही था, लोग, दुकानें, शोर। लेकिन अब हर चीज मुझे अलग दिख रही थी, जैसे परतें उतर गई हों। हर इंसान के चेहरे पर मुझे उसकी मजबूरी साफ दिख रही थी, और ये समझ मुझे अंदर से हिला रही थी। क्योंकि अब मैं जानता था कि भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं है, वो हर उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां इंसान हार मानने वाला होता है। घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुझे सीने से लगा लिया। और उस पल पहली बार मुझे वो गर्माहट महसूस हुई, जो खो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। कहीं ना कहीं कुछ खाली अब भी था, और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ कीमतें वापस नहीं मिलती, वो बस याद दिलाने के लिए रह जाती हैं। उस रात मैं देर तक जागता रहा, खिड़की से बाहर देखते हुए, हर परछाई पर नजर रखते हुए। क्योंकि भानगढ़ ने मुझे ये सिखा दिया था कि बाहर आ जाना ही जीत नहीं है। असली जीत सच के साथ जीना है।
और उसी सन्नाटे में मेरे कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट बहुत हल्की सी गूंजी। हम खत्म नहीं हुए। मैंने आंखें बंद की, डर से नहीं बल्कि तैयारी से, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और शायद यही भानगढ़ की सबसे बड़ी हार थी। मैंने सोचा था कि भानगढ़ से बाहर निकलते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा, कि हवेली, परछाइयां, आवाजें सब वहीं दब जाएंगी। लेकिन ये सोच मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भानगढ़ किसी दरवाजे के अंदर कैद नहीं रहता। वो इंसान के साथ चलता है, उसकी आंखों में, उसकी सांसों में और उसकी खामोशी में बस जाता है। और यही बात मुझे तब समझ आई जब बाहर की दुनिया में रहते हुए भी रातें पहले जैसी नहीं रहीं। शहर की लाइटें जलती थीं, सड़कें भरी रहती थीं, लोग हंसते बोलते थे, लेकिन मुझे हर शोर के पीछे वही पुरानी खामोशी सुनाई देती थी। वो खामोशी जो भानगढ़ की दीवारों में रहती है। रात को सोने की कोशिश करता तो नींद आने से ठीक पहले वहीं पर लौट आता। कुएं का अंधेरा, पत्थर पर खुदा नाम, और वो सवाल कि अगर फिर वही मजबूरी आई तो क्या मैं फिर वही फैसला ले पाऊंगा। और ये सवाल किसी डर से नहीं बल्कि सच्चाई से भरा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि लोग मुझसे अपनी बातें करने लगे थे, बिना किसी वजह के। बस यूं ही बस में बैठा कोई अजनबी अपनी परेशानी सुना देता, चाय की दुकान पर कोई अपना कर्ज बता देता, और हर कहानी में मुझे वही मोड़ दिखता जहां इंसान टूटता है। और उसी मोड़ पर मुझे भानगढ़ की परछाई नजर आती, जैसे वो हर उस इंसान का इंतजार कर रहा हो जो हार मानने के करीब हो। एक दिन शाम को मैं बाजार से लौट रहा था। सूरज ढल रहा था, और जैसे ही आसमान का रंग बदला, मेरे कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, बहुत हल्की, बहुत पास। देख रहे हो? मैंने रुक कर चारों तरफ देखा। लोग थे, गाड़ियां थीं, लेकिन उस पल मुझे साफ महसूस हुआ कि भानगढ़ की रात सिर्फ राजस्थान की उस हवेली तक सीमित नहीं है। वो हर उस जगह उतरती है जहां इंसान अकेला महसूस करता है। उस रात एक लड़का मेरे पास आया। उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, आंखों में थकान और चेहरे पर वही खालीपन जो मैंने खुद में देखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी भानगढ़ का नाम सुना है। और यह सवाल सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कहा कि कोई उसे वहां जाने की सलाह दे रहा है, कि वहां कोई उसकी मदद कर सकता है, उसकी मजबूरी खत्म कर सकता है। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि खेल फिर शुरू हो चुका है। मैंने उसे वहां न जाने के लिए समझाया, डराने की कोशिश नहीं की, बस सच बताया, वही सच जो मैंने देखा था। लेकिन उसने मेरी बातों को ऐसे सुना जैसे कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक कहानी सुन रहा हो। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि भानगढ़ को डर से ज्यादा कहानियां पसंद हैं। वो चाहता है कि लोग उसे अफवाह समझें, चेतावनी नहीं। लड़का चला गया, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी रह गई। और उसी रात मैंने सपना देखा कि हवेली फिर खड़ी है, लेकिन इस बार उसके दरवाजे शहरों में खुल रहे हैं, गलियों में, स्टेशनों पर, और हर दरवाजे के बाहर कोई ना कोई मजबूर इंसान खड़ा है। और मैं उन सबको एक साथ रोक नहीं पा रहा हूं। नींद से उठते ही मेरे माथे पर पसीना था, और दिल में एक भारी सा डर, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस उसका मैदान बदल गया है। मैंने उसी पल फैसला किया कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है। अगर भानगढ़ भूल से जिंदा रहता है तो उसे सच से कमजोर किया जा सकता है। और यही मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी, चाहे लोग माने या ना माने। क्योंकि अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी उसी डर का हिस्सा बन जाऊंगा जिससे मैं बाहर निकल कर आया था। और कहीं बहुत दूर उसी हवेली के अंधेरे में कुछ हिला, जैसे किसी ने मेरा नाम फिर से याद कर लिया हो। मैंने सच बोलना शुरू किया तो मुझे लगा था लोग डरेंगे, रुकेंगे, शायद भानगढ़ का नाम सुनकर ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा कि डर फैलाकर ध्यान खींचना चाहता हूं, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में चमक आ गई, वही खतरनाक चमक, जैसे किसी ने उनके भीतर छुपी हुई उम्मीद को छेड़ दिया हो। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि सच बोलना हमेशा रोशनी नहीं लाता, कभी कभी वो अंधेरे को भी बुला लेता है। मैंने जहां जहां अपनी बात रखी, लोगों ने उसे कहानी की तरह सुना, चेतावनी की तरह नहीं। और भानगढ़ को लेकर सवाल पूछे गए, रास्तों के, समय के, इस बात के कि रात में जाना बेहतर होगा या दिन में। और हर सवाल मेरे सीने पर किसी पत्थर की तरह गिरता गया, क्योंकि मैं जानता था कि हर सवाल के पीछे कोई ना कोई मजबूरी खड़ी है, वही मजबूरी जो इंसान को गलत दरवाजे तक ले जाती है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं।
जिन लोगों से मैं बात करता, उनमें से कुछ अचानक गायब हो जाते, कुछ के चेहरे बदल जाते, जैसे नींद ने उनसे हंसी छीन ली हो। और कुछ लोग रात में मुझे फोन करके कहते कि उन्हें किसी ने बुलाया है, कोई आवाज जो मदद का वादा कर रही है। और ये सुनते ही मेरा खून ठंडा पड़ जाता, क्योंकि मैं उस आवाज को पहचानता था। वो आवाज जो कभी हवेली की दीवारों से निकली थी। एक शाम मुझे खबर मिली कि वही लड़का जिसने मुझसे भानगढ़ के बारे में पूछा था, लापता हो गया है। आखिरी बार उसे राजस्थान की तरफ जाते देखा गया था। और ये सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरी बात उसके लिए चेतावनी नहीं, बल्कि निमंत्रण बन गई थी। और यही भानगढ़ की सबसे बड़ी चाल थी, कि वो सच को भी अपने काम में ले लेता है। मैं रात भर सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल दिमाग में घूमता रहा कि क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? क्या मेरी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है कि मैं बच गया? लेकिन हर बार जब मैं चुप रहने के बारे में सोचता, मुझे उस पत्थर की चौकी पर खुदा अपना नाम याद आता, और समझ आ जाता कि अगर मैं पीछे हटा, तो भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, वो मेरे डर में बस जाएगा। अगली सुबह मैं निकल पड़ा, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी को बताए, उसी दिशा में जहां से वो लड़का गया था। रास्ते में दिल भारी था, डर भी था, लेकिन इस बार डर के साथ अपराध बोध भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही थी। अब किसी और की जिंदगी भी मेरे फैसले से जुड़ गई थी। जैसे जैसे भानगढ़ पास आता गया, हवा फिर वही होने लगी, भारी, बोझिल। और सूरज ढलने से पहले ही आसमान पर वो अजीब सी उदासी छा गई। मुझे पता था कि मैं तीसरी बार उसी जगह लौट रहा हूं, और तीसरी बार लौटना कभी अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि भानगढ़ किसी को बार बार लौटने का मौका नहीं देता। वो या तो अपना बना लेता है, या फिर पूरी तरह छोड़ देता है। हवेली दूर से दिखाई दी, वैसी ही टूटी हुई, लेकिन इस बार उसके आसपास हलचल थी। कुछ लोग, कुछ परछाइयां, और उनके बीच एक जाना पहचाना सा एहसास, जैसे किसी ने मुझे पहले ही देख लिया हो। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए, क्योंकि मैं जानता था कि इस बार अंदर जाना सिर्फ सामना नहीं होगा। इस बार मुझे किसी को वापस लाना होगा, या फिर खुद वहीं रुक जाना होगा। और जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, हवेली के भीतर से वही आवाज फिर गूंजी, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा करीब। अब समझ आएगा सच बोलने की कीमत क्या होती है। मेरे सामने रास्ता खुल चुका था, और पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बचा था। सूरज डूब चुका था पूरी तरह, और भानगढ़ की हवेली अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं रही थी, वो एक जीवित इंतजार बन चुकी थी। ऐसा इंतजार जो हर बार किसी नए इंसान की सांसों पर पलता है। मैं हवेली के सामने खड़ा था, तीसरी बार। और इस बार मेरे अंदर डर कम था, थकान ज्यादा। वो थकान जो तब आती है जब इंसान समझ जाता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं, रोकने के लिए लड़ी जाती हैं। मैंने अंदर कदम रखा तो दरवाजे अपने आप बंद नहीं हुए, परछाइयां चीखी नहीं, हवा ने झपट्टा नहीं मारा। सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था। और यही शांति सबसे डरावनी थी, क्योंकि भानगढ़ जब शांत होता है, तब वो आखिरी चाल चलने वाला होता है। गलियारे वहीं थे, लेकिन अब उनमें गूंज नहीं थी, जैसे हवेली खुद सुन रही हो कि मैं क्या करने आया हूं। मुझे उस लड़के की मौजूदगी महसूस हो रही थी, बहुत हल्की, बहुत कमजोर, जैसे कोई बुझती हुई लौ। और उसी एहसास के पीछे पीछे मैं चलता गया, कुएं तक। उसी कुएं तक जहां से पहली बार आवाजें आई थीं। वहां खड़ा होकर मैंने नीचे झांका। इस बार अंधेरा नहीं था, नीचे वही पत्थर का चबूतरा था, और उस पर एक नया नाम उभर रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से लिखना शुरू किया हो। मेरे सीने में कुछ टूट गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो नाम पूरा हो गया, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, न उसके लिए, न मेरे लिए। और उसी पल मैंने पहली बार भानगढ़ से नहीं, खुद से बात की, कि अगर आज मैं भी डर गया, तो मेरी सारी बातें, सारी चेतावनियां, सब झूठ बन जाएंगी। मैंने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई चुनौती नहीं दी। मैंने बस सच बोला, साफ, बिना गुस्से के, बिना डर के। मैंने कहा कि मैं उसे नहीं चाहता जो ये जगह देती है, न सौदा, न राहत, न झूठी उम्मीद। और ये भी कहा कि अगर भानगढ़ इंसानों की मजबूरी से बना है, तो वही मजबूरी उसे खत्म भी कर सकती है। बस शर्त यह है कि कोई उसे स्वीकार न करे। हवेली में हल्का सा कंपन हुआ, कुइयों की गहराई से आवाज आई, लेकिन इस बार वो आदेश नहीं थी, वो सवाल थी, वही पुराना सवाल।
क्या तुम तैयार हो सब कुछ खोने के लिए भी, अगर सामने वाला बच जाए? और उसी पल मुझे उस लड़के की परछाई दिखी, बहुत धुंधली, बहुत कमजोर लेकिन जिंदा। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि कुछ जवाब सोचने से नहीं, मानने से आते हैं। जैसे ही मेरे भीतर वो जवाब पूरा हुआ, कुएं के पास की जमीन दरक गई, चबूतरे पर उभरता नाम रुक गया, परछाइयां पीछे हटने लगीं, और पहली बार हवेली ने कोई आवाज नहीं की, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। सफेद कपड़ों वाली स्त्री आखिरी बार दिखाई दी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया, और उसी पल उसकी आकृति हल्की होती चली गई, जैसे उसका बंधन धीरे धीरे टूट रहा हो। हवेली की दीवारें अब भी खड़ी थीं। भानगढ़ खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो भूखा नहीं रहा था, और यही उसकी हार थी। क्योंकि भानगढ़ तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उसे कुछ देता है। डर, लालच या चुप्पी। और उस रात उसे कुछ नहीं मिला। मैं बाहर निकला तो सुबह होने वाली थी। आसमान हल्का सा नीला था। वही गांव वाले दूर खड़े थे, और उनके बीच वो लड़का भी था, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने मुझे देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले, और शायद जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लौटने सिर्फ सांसों से साबित होते हैं। मैं बिना रुके वहां से चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब भानगढ़ को देखने की जरूरत नहीं थी। उसे याद रखना ज्यादा जरूरी था, चेतावनी की तरह, कहानी की तरह नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही वहां अजीब चीजें होती हैं, आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं। और शायद वो सच भी है, क्योंकि कुछ जगहें पूरी तरह कभी शांत नहीं होती। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भानगढ़ हर रात किसी का इंतजार करता है, और हर सुबह किसी फैसले पर टिका रहता है। अगर इंसान रुके, झुके या चुप रहे, तो वो फिर जाग जाता है। और अगर इंसान सच के साथ आगे बढ़ जाए, तो वो बस एक हवेली बनकर रह जाता है। आज भी कभी कभी रात में मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट आती है, लेकिन अब उसमें बुलावा नहीं होता, बस याद दिलाना होता है। और मैं आंखें बंद करके खुद से यही कहता हूं, भानगढ़ ने मुझे छोड़ा नहीं था, मैंने भानगढ़ को खाना देना बंद कर दिया था। और शायद यही इस कहानी का आखिरी सच है।